Good evening, good evening, good evening. Hello, hello, hello. A very good evening to all. क्या हाल है भाई आप लोगों के? लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपकी डाउट क्लास थी। वीकेंड के बार पे हमने डाउट क्लास रखी है आपकी। हाँ जी। हाँ जी। तो भैया, आप लोगों की ये जो क्लास है वो डाउट क्लास है। लेकिन आप लोगों के अगर कमेंट्स नहीं आएंगे तो डाउट क्लास कैसे होगी? अब बिना कमेंट्स के डाउट किसके लेंगे हम, हैं? हाँ जी। एनालिटिकल रीजनिंग के जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट है और जो एनालिटिकल रीजनिंग का टेस्ट है वो मैंने अपडेट करा दिया। वो सारी चीजें हम अपडेट कर चुके हैं, है ना? हम्म। चलिए, कमेंट आ गए हैं आप लोगों के। दुर्गेश, आकाश, अनिकेत, शिवम, रोहन, कृष्ण, राहुल, पवन, अंकुर, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, आलोक। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हाँ जी। कमेंट्स आ चुके हैं आप लोगों के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड। कृष्णा, राहुल, अभिषेक, मोहम्मद, गौरी। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अ वेरी गुड इवनिंग। सर जी, बैंक के, हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की प्रैक्टिस करवा दीजिए यूट्यूब पर। देखो, बैंक के सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आधा घंटा तो तुम्हें उसी एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में निकल जाएगा। तो बैंक की सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की एक्चुअल में लाइव सेशन में प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती है ना? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, उसके बाद आपको सॉल्व करने का भी समय दूंगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय नहीं लेते हो तो फिर डायरेक्ट सॉल्व करवाने का कोई फायदा बनता नहीं है ना? तो टाइम बहुत निकलेगा। हाँ ठीक है, टेस्ट के लिए बेटा अभिषेक। हाँ जी। ऋचा होगी बेटा, होगी। सन नॉन वर्बल में सीरीज के फिगर में ऑब्जेक्ट की रोटेशन आइडेंटिफिकेशन जल्दी कैसे करें? देखो, रोटेशन आइडेंटिफिकेशन तो आपको खुद देखनी होगी ना कि 45 डिग्री पे घूम रहा है, 90 डिग्री पे, या 135 डिग्री पर। अंकेश, हाँ, ठीक है। टेस्ट देने के लिए एप्लीकेशन। जी। रीजनिंग बढ़िया चल रही है सर, एक नंबर। यूपीएसआई की जो प्रैक्टिस है मैं कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। यूपीएसआई की प्रैक्टिस हम अपने यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। बिल्कुल ऋतुराज, बता देंगे, टाइमिंग बता देंगे आपको। अंकेश वर्मा जी, मैंने बोल तो दिया है एप्लीकेशन ठीक है टेस्ट के लिए। ज्योति, यूपीएसआई की प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल कराएंगे। सुबीर, प्रीवियस ईयर की कौन सी बुक लें? अरे वो तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की हुई है, पीवाईक्यू सारे प्रैक्टिस सेट। सारी जो पीवाईक्यू बुक है, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी, ये पांचों पीवाईक्यू बुक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई है। हम्म। सर जी, ऋतुराज होगी बेटा, बता देंगे जब प्रीवियस ईयर की कौन सी बुक ले क्या। अरे यार अंकेश, तुम रीजनिंग में स्पीड कैसे इंप्रूव करें? जैसे जैसे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड का देखो एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। आशीर्वाद दे दीजिए बस, आशीर्वाद तो है मेरा। तुम्हारे साथ है आशीर्वाद बेटा, और सबके साथ है। हाँ जी, राधे राधे भैया, राधे राधे। सीजीएल की प्रैक्टिस कराएंगे। एसएससी सीजीएल की तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, काफी प्रैक्टिस कराई हुई है मैंने। हम्म। एसएससी सीजीएल की तो काफी प्रैक्टिस हमने, बिहार एसएससी का भी करवा देना। डेट आ गया है। देखो, बिहार एसएससी में रीजनिंग कोई अलग से थोड़ी आएगी। जो रीजनिंग तुमने इस बैच में पढ़ी है वही रीजनिंग आएगी, और क्या आएगी? हाँ जी। सर, रीजनिंग के अलावा और कुछ पढ़ने का मन नहीं करता। करेगा मन, क्यों नहीं करेगा? सर, आपकी ओल्ड रीजनिंग की बुक है, क्या उससे प्रैक्टिस हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी प्रैक्टिस, क्यों नहीं होगी? हो जाएगी। रीजनिंग, देखो रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
राम राम गुरु जी। राम राम भैया। आई लव यू सो मच सर जी। लव यू भाई ऋतुराज। ज्योति चौधरी। राम राम। मो मो मोहन मोहम्मद मोहम्मद जुनैद। मिलता हूँ सिलेक्शन लेके इस साल या अगले साल। बिल्कुल जुनैद। हम इंतजार करेंगे इंशाल्लाह। तुम जल्दी सिलेक्शन लो और हमसे मिलने आओ। कृष्णा। मैथ्स के लिए क्या बताऊं? शैल साहिल। ये क्या नाम है? साहिल रेदू। मोबाइल नंबर क्यों दे रहे हो अपना? सर आपका इलाहाबाद में जलवा है। सुरेंद्र। सर जय भीम नवो बुद्धाय। कृष्ण कुमार। सुरेंद्र सर आपका इलाहाबाद में जलवा है। रितेश कुमार लव यू सर। लव यू भाई। सर जीके पढ़ने के लिए बेस्ट टीचर कौन रहेगा? अनमोल सिंह सिकरवा। बेटा जीएस पढ़ने के लिए तो हमारा प्लेटफॉर्म है तो सही। अभिषेक सर, विवेक सर, हैं राशेष सर। सारे टीचर एक से बढ़कर एक हैं। सुरेंद्र। गोविंद लव यू भाई। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये क्लास थी, डाउट क्लास थी। अच्छा, तुम अपने सारे पर्सनल डाउट डिस्कस कर रहे हो मुझसे, हैं? पीयूष पीछे पीछे हुआ बड़ा। आ और या आए कभी सर? और या आएंगे। गुड इवनिंग अनुज यादव। आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी। हाँ जी, राधे राधे। जय श्री राम। हम्म। आप बेस्ट हो। शुरू करो पढ़ाना। आज हम पढ़ाने दे। मैंने कब कहा था कि आज मैं पढ़ाऊंगा? आज कुछ नहीं पढ़ाना है, बस आज ऐसे ही डाउट क्लास है। अच्छा, अभी मैं अपने अभी इससे पहले जो मेरी क्लास थी 2:30 बजे, उसमें मैंने एक टेस्ट लिया था। चलो वही टेस्ट मैं आप लोगों का लेता हूँ। कुछ स्पेशल क्वेश्चन मैंने पूछे थे, है ना? वो स्पेशल क्वेश्चन बताओ। चलो, मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देता हूँ। बताओ इन स्पेशल क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस ही पूछ लेते हैं। आपके पास तो कोई डाउट है नहीं, मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ अपने डाउट्स। मेरे कुछ डाउट्स हैं, इन डाउट्स को दूर कर दो। ठीक है, मेरे कुछ डाउट्स हैं, इन डाउट्स को दूर कर दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस फिगर को फोल्ड करके एक डाइस की शेप बनेगी। बताओ कौन सा फिगर है वो? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, या फिर ऑप्शन डी है। जल्दी से बताओ कौन सा फिगर बनेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? हाँ जी। 1 2 3 4 5 6। और 1 2 5, 1 2 5। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस फिगर को जब मैं फोल्ड करूंगा तो एक मेरा डाइस बनेगा, और वो डाइस मेरा मुझे कैसे दिखाई देगा? ऑप्शन ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह? इस क्वेश्चन का आंसर अभी 2:30 बजे वाली क्लास में कोई भी बच्चा नहीं दे पाया था। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। हाँ जी। क्या आप लोग आंसर दे पाओगे? हम्म, कोई भी बच्चा भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया था। बट मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे पाओगे। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे पाओगे। 1 2 3, 3 6 5। देर आर 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 3 अलग अलग सतह दी गई है यहाँ पर, है ना? और यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर है वो है 4 5 क्वेश्चन मार्क। फिर से चार ऑप्शन आपके सामने है। फिर से चार ऑप्शन आपके सामने है। 3 2, 3 2, 1 6। चलो, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से। क्या दोगे? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से। क्या दोगे? जल्दी से दो इन दोनों। बहुत ही
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये डाइस के। दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है डाइस के। ये दोनों क्वेश्चन डाइस के बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब क्वेश्चन है। दो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? हाँ जी, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी। और पता है इस क्वेश्चन का आंसर अभी जो पिछली क्लास मेरी हुई थी, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट गेव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक भी सिंगल स्टूडेंट का ये वाला जो क्वेश्चन है ये ठीक ही नहीं था। ये वाला क्वेश्चन किसी भी बच्चे का ठीक नहीं था। ये तब भी बच्चों ने ठीक कर दिया था, बट ये वाला क्वेश्चन तो कोई सही आंसर नहीं दे पाया था। इस क्वेश्चन का तो कोई भी सही आंसर नहीं दे पाया था। ये क्वेश्चन बेसिकली रोटेशन मेथड से सॉल्व होगा, रोटेशन मेथड से। ये रोटेशन मेथड से सॉल्व होगा बेटा। यहाँ पर देखो 1 2 3 की रोटेशन क्लॉकवाइज है, क्योंकि एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेट हो सके। किसी भी विकल्प में दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई नहीं दे रहे, तो एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेट हो सके। लेकिन इसको हम रोटेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो 1 2 3 एंटी क्लॉक नहीं बन सकता। 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं बन सकता। अच्छा, 4 5 6 एंटी क्लॉक है तो 4 5 6 क्लॉकवाइज नहीं बनेगा भैया। एंटी क्लॉक का तो एंटी क्लॉक ही दिखेगा, एंटी क्लॉक का तो एंटी क्लॉक ही दिखेगा। 4 5 6 एंटी क्लॉक है तो एंटी क्लॉक ही दिखना चाहिए, क्लॉकवाइज नहीं दिख सकता। अच्छा, 1 5 2 को कैसे देखोगे? 1 5 2 बेटा, जो 5 नंबर है वो 3 के विपरीत है। 3 के विपरीत है ना 5, तो 5 को मैं ऊपर भी ले सकता हूँ। 3 के विपरीत 5 को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। 3 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 5, ऑल्टरनेट सरफेस, ऑल्टरनेट सरफेस। अब जरा देखना 1 2 5 की रोटेशन। सर अगर मैं 1 2 5 की रोटेशन देखता हूँ तो 1 2 5 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। 1 2 5 एंटी क्लॉकवाइज है, तो 1 2 5 एंटी क्लॉकवाइज है, ना कि 1 2 5 क्लॉकवाइज। 1 2 5 क्लॉकवाइज नहीं आएगा, 1 2 5 एंटी क्लॉकवाइज आएगा। 1 2 5 एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो मुझे नहीं लगता इस बैच में भी किसी ने पहले क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। समझ रहे हो? तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। और यहीं बहुत सारे बच्चे मात खा गए थे। यहीं बहुत सारे बच्चे मात खा गए थे, है ना? चलिए सा। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सर वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 3 3 को ऊपर नीचे लिखो। 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, और 3 से क्लॉकवाइज 3 6 5। तो बेटा 2 5 एक दूसरे के विपरीत है, 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, तो 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3 होगा। अच्छा, यहाँ पे 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो 5 के विपरीत है 2, 2 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। यहाँ पे 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो 4 के विपरीत है 3, 3 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अब 1 और 6 में से कोई भी नंबर यहाँ पे यूज हो सकता है। 1 और 6 में से कोई भी नंबर यहाँ पर यूज हो सकता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे 1 आएगा या 6 आएगा? तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन था। यहाँ बेटा 4 5, बेटा कोई भी ऐसा फिगर नहीं है जहाँ पे 4 और 5 दोनों हो, तो हमारी मजबूरी है हम ऑप्शन सी को रख के देखेंगे। यहाँ पे हमने 1 रख के देखा,
अच्छा, अब इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच कराओ, सेकंड थर्ड फिगर को मैच कराओ, और यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक का यूज करो, पांच पांच को ऊपर नीचे लिख लो। सर 5 से क्लॉकवाइज 5 3 6, और सर 5 से क्लॉकवाइज 5 1 4। अब जरा आप ये देखो, क्या ये दोनों सॉल्यूशन बेटा सेम है? जब मैंने यहाँ पे एक रखा और इन दोनों फिगर में वन कॉमन ट्रिक लगाई, तो जो मेरे आंसर्स थे क्या वो प्रीवियस आंसर से मैच हुए? क्या वो प्रीवियस आंसर से मैच हुए? सर मेरे आंसर्स प्रीवियस आंसर से मैच नहीं हुए। ये जो आंसर्स हैं ये प्रीवियस आंसर से मैच नहीं हुए हैं। दो के विपरीत पांच, दो के विपरीत पांच, लेकिन एक के विपरीत छह। यहाँ पे एक के विपरीत छह नहीं है। इसका मतलब वन हम यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि वन को रखने के बाद हमारे जो आंसर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे। वन को रखने के बाद हमारे आंसर्स मैच नहीं हो रहे, इसीलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। बहुत ही, एक और क्वेश्चन था, ठीक है। ये दो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन है ना? फीमेल 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 वाइफ्स मदर्स सिस्टर्स, इन चारों के बीच में क्या संबंध होगा? इन चारों के बीच में क्या संबंध होगा? महिला महिलाएं, पत्नियां, माताएं, और बहनें, और बहनें, इन चारों के बीच में क्या संबंध होगा? इन चारों के बीच में क्या संबंध होगा? समझ रहे हो? इन चारों के बीच में क्या संबंध होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। हाँ जी। महिलाएं, पत्नियां, माताएं और बहनें, इन चारों के बीच में क्या संबंध होगा? बताओ जल्दी से। फीमेल वाइफ्स मदर्स और सिस्टर्स, फीमेल वाइफ्स मदर्स और सिस्टर, इन चारों के बीच में संबंध बताओ जल्दी से, क्या है? हम्म। इन चारों के बीच में क्या संबंध है? सर अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं देखो, मैंने पहले ही बताया था, जितनी भी माँ होती हैं, अगर मदर्स और वाइफ की बात करते हैं, अगर मदर्स और वाइफ के बीच में रिलेशन देखना है, तो बेटा जितनी भी माताएं हैं, माँ बनने से पहले पत्नी बनना पड़ेगा। ऑल मदर्स आर वाइफ्स, मैंने आपको शायद समझाया था वेन डायग्राम में, कि मदर्स और वाइफ के बीच में हमेशा ऑल का रिलेशन होता है। जितनी भी माँ है, भैया माँ बनने से पहले अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस पत्नी बनना पड़ेगा। ऑल मदर्स आर वाइफ्स, भैया हमारे सिलेबस के हिसाब से जितनी भी माताएं होंगी वो डेफिनेटली किसी ना किसी की क्या होंगी? डेफिनेटली किसी ना किसी की पत्नी होंगी। मदर्स और वाइफ में तो ऑल का ही रिलेशन होता है, लेकिन मदर सिस्टर, वाइफ और सिस्टर, इन दोनों में सन का रिलेशन होगा, क्योंकि सारी माताएं बहनें नहीं होती, सारी पत्नियां बहनें नहीं है, ना सारी बहनें पत्नियां होंगी, ना सारी बहनें माताएं होंगी, लेकिन डेफिनेटली कुछ जरूर होगा। तो मदर और वाइफ्स के साथ सिस्टर का जो रिलेशन है वो सम का रिलेशन होगा, और ये तीनों की तीनों बेटा फीमेल के अंदर आएंगी। ये तीनों की तीनों फीमेल के अंदर आएंगी। तो जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ना, आपसे पिछले वाले बैच में भी ए ऑप्शन बता रहे थे बच्चे, लेकिन ए ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन बी की होगी। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी? ऑप्शन बी की होगी, बी की।
ठीक है, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन बी की होगी। 10, 15, 25, 5, 2, 3। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। एक सेकेंड, ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। हम्म। 2, 4, 3, ये है इंजीनियर, ये है डॉक्टर, और ये है आर्किटेक्ट। आपको बताना है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, ईदर इंजीनियर और आर्किटेक्ट। या तो इंजीनियर है, ईदर ओनली इंजीनियर और ओनली आर्किटेक्ट। ओनली वर्ड का यूज होना बहुत जरूरी है, ओनली वर्ड का यूज होना बहुत जरूरी है। या तो या तो केवल इंजीनियर या केवल आर्किटेक्ट। ओनली वर्ड का यूज होना बहुत जरूरी है, बिना ओनली वर्ड के तो हमारे ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। 10, 25, 35, 15। 10, 25, 35, 15। 10, 25, 25, 15। सुरेंद्र, आपने सही आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आराध्या, सोनम, अनमोल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे ठीक देंगे मैं देखता हूँ। आइदर ओनली इंजीनियर और ओनली आर्किटेक्ट, है ना। आइदर ओनली इंजीनियर और ओनली, या तो केवल इंजीनियर या केवल आर्किटेक्ट। ज्योति चौधरी, बहुत बढ़िया। अभय, अभ्युदय, अभ्युदय, बहुत बढ़िया, शाबाश। अनमोल सिंह, बहुत बढ़िया। ज्योति, बहुत बढ़िया। निधि, बहुत बढ़िया। शिखा पारुल, बहुत बढ़िया। मयंक, बहुत बढ़िया। गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। सर, या तो केवल इंजीनियर है, केवल इंजीनियर। ओनली इंजीनियर वाला पोर्शन क्या है? ओनली इंजीनियर वाला पोर्शन ये है 10, और ओनली आर्किटेक्ट वाला पोर्शन क्या है? 25, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, 10 प्लस 25। 10 और 25 कितना हो गया? 10 और 25, 10 और 25 कितना हो गया? 35। या तो केवल इंजीनियर या केवल आर्किटेक्ट। तो या तो केवल इंजीनियर कितने हैं? 10। या केवल आर्किटेक्ट कितने हैं? 25। और 25 और 10 कितनी हो गई? 35। तो इस सिचुएशन में ना वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में वैल्यू, अगर मान लो ये पूछा जाता था ना, बोथ बोथ इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, अगर मान लो दोनों पूछे जा रहे हैं, अगर दोनों पूछे जा रहे हैं, दोनों, बोथ, अगर यहाँ पे एंड वर्ड का यूज हो रहा है, तब हम इनका कॉमन पार्ट लेते हैं। इंजीनियर आर्किटेक्ट का कॉमन वाला पार्ट क्या है? इसमें वैल्यूज ऐड नहीं होती, इसमें कॉमन वाला पार्ट लेते हैं। तो इंजीनियर आर्किटेक्ट का कॉमन वाला पार्ट क्या है? इंजीनियर और आर्किटेक्ट का कॉमन वाला पार्ट क्या है? तो ऐसी सिचुएशन में हम इनका कॉमन वाला पार्ट लेते हैं। बेटा, जब और वर्ड का यूज होता है या तो वैल्यू ऐड होती है, और जब एंड वर्ड का यूज होता है तो हम कॉमन वाला पार्ट लेते हैं। हम कॉमन वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। बोथ इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, है ना। हम्म। बोथ
इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट बट नॉट डॉक्टर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? बोथ इंजीनियर और आर्किटेक्ट बट नॉट डॉक्टर। इसका आंसर होता है ओनली टू। इसका आंसर होगा ओनली टू, इसमें फाइव ऐड नहीं होगा। बोथ इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट बट नॉट डॉक्टर, तो इसका आंसर होगा ओनली टू। समझ रहे हो? हाँ जी, इसका आंसर होगा ओनली टू। एक घन को 9 बार काटा जाता है। एक घन को 9 बार काटा जाता है, तब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े होंगे? हाँ जी, a cube is cut into 9 times, then what could be minimum and maximum number of parts? Option A 9,27, 9,64, 10,27, 10,64। हाँ जी, बताओ सर। 5 इंक्लूड क्वेश्चन होगा, बोथ की केस में ओनली 2 होगा ना बेटा। ओनली 2 तो इस क्वेश्चन में होगा, जब अगर हमसे बोला जाए ना डॉक्टर नहीं है, तब होगा 2। बोथ इंजीनियर डॉक्टर का मतलब, बोथ इंजीनियर आर्किटेक्ट का मतलब है दोनों का टोटल कॉमन पार्ट। अगर उसमें लिखा होता ओनली इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, ओनली इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, है ना, ओनली, अगर इस पे लिखा होता ना ओनली इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, तो इसका आंसर भी 2 होता। और अगर ये लिखा है इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, तो इसमें 2 के साथ साथ 5 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियर आर्किटेक्ट तो ये टोटल कॉमन हिस्सा है। तो फर्क है ओनली वर्ड है या नहीं, या फिर ये चीज है, डिपेंड जी। एक घर है, अगर इसको 9 बार काटोगे तो कम से कम टुकड़े बेटा तब बनेंगे जब इसको एक ही जगह से काटते चले जाओगे। एक ही जगह से काटो, एक कट, 2 कट, डॉट 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 9, तो बेटा 9 बार, 9 बार उसको एक ही जगह से काटते चले गए, तो मिनिमम कितने टुकड़े बनेंगे? मिनिमम 10 टुकड़े बनेंगे बेटा। मिनिमम टुकड़ों के लिए घन को तुम एक ही जगह से काटो, तो तुम 9 बार ना एक ही जगह से कट लगाते चले जाओ। 9 बार तुम एक ही जगह से कट लगाते चले जाओ, है ना। 9 बार तुम एक ही बेटा, रेलवे की, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, उसकी प्लेलिस्ट खोलना, तो मैंने एक रेलवे की प्लेलिस्ट बना रखी है जहां मैंने रेलवेज के सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराई हुई है। सारे पीवाईक्यूज की मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है रेलवे के, जिसमें रेलवे के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट से रेलवे की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने यूट्यूब चैनल से। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा टुकड़े कैसे बनेंगे घन के? सर, किसी भी घन के अगर ज्यादा से ज्यादा टुकड़े बनाने हैं तो हमें तीनों साइड से बराबर बराबर कट लगाने होंगे। तो तीनों साइड से हम कितने कितने कट लगाएंगे? 3 3 कट लगाएंगे। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट,
पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू निकल कर आएगी, अगर मैं 3 कट लगा रहा हूँ तो नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए 4। तो टोटल क्यूब्स कितने होंगे? 4 का क्यूब यानी कि 64। तो ज्यादा से ज्यादा टुकड़े होते हैं जब उसको तीन जगह से बराबर कट लगते हैं। कम से कम टुकड़े होते हैं जब एक ही जगह से सारे कट लगते हैं। तो कम से कम टुकड़े, ज्यादा से ज्यादा टुकड़े। समझ रहे हो? कम से कम टुकड़े, ज्यादा से ज्यादा। अगर तीन तीन कट लगाओगे तीनों साइड से तो नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे 4। है ना? हम्म। डेफिनेटली इससे रेलवे का एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट सिलेबस रीजनिंग का होना चाहिए, फिर तुम प्रैक्टिस यहाँ से करो। उसके अलावा तुम्हें रेलवे के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। बस जितने क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं उतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 100% आपका एग्जाम निकलेगा। डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। समझ रहे हो? 100%। बताओ भैया, 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए स्पेशल। अब बताओ, आप लोगों की तरफ से कोई डाउट है? आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न है? एम नॉट ग्रेटर देन एन, एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने बड़ी मुश्किल से। बताओ, इसके डाउट का तो क्वेश्चन आंसर देना हमारी ड्यूटी है। बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन आया है। एम नॉट ग्रेटर देन एन, एन ग्रेटर देन एन इक्वल टू आर। ठीक है? एन नॉट ग्रेटर देन टी, टी इज इक्वल टू आर। सर ये कंक्लूजन सही क्यों है? सर एम एन के इक्वल है। एम एन के इक्वल है। एम इज इक्वल टू एन। ये कंक्लूजन गलत है, ये सही कहाँ है ना? एन नॉट ग्रेटर देन टी इज इक्वल टू आर। सर ये कंक्लूजन सही क्यों है? सर एम एन के इक्वल भी तो हो सकता है। कौन सा कंक्लूजन तुम ट्रू मान रहे हो? कौन से कंक्लूजन की कह रहे हो? बेटा बड़ा नहीं है, इसका मतलब है एम छोटा या बराबर है एन के, एन बड़ा या बराबर है आर के, एन छोटा या बराबर है टी के, टी बराबर है आर के। ये है इसका मीनिंग। तो तुम कौन से कंक्लूज, कैलेंडर में 29 फरवरी को, 28 फरवरी को या 1 मार्च को मानकर वाले क्वेश्चन करवा दीजिए। एक बच्चे ने सही डाउट पकड़ा है। एक बच्चे ने बहुत सही डाउट पकड़ा है। 29 फरवरी 2004 को अगर संडे था तो 29 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? सर इस वाले क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन है। देखो ईयर का डिफरेंस कितना है? ईयर का डिफरेंस है 8 ईयर्स, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर और डेज में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है कि 2004, 8, 12 में से कौन सा लीप ईयर माना जाएगा। सर कैसे पता चलेगा कि 4 लीप ईयर है, 8 लीप ईयर है या 12 लीप ईयर है? हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम कैसे डिसाइड कर, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये कंक्लूजन है। तो ये कंक्लूजन सही है या गलत, ये बताना है। तो बेटा एम और आर के बीच में रिलेशन देखो, एम और आर के बीच में रिलेशन देखो, एम और आर के बीच में रिलेशन देखो। सर एम से आर, एम से एन, एम इज लेस देन इक्वल टू एन, एन इज लेस देन इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू आर। तो बेटा एम से आर लेस देन इक्वल आएगा, ये गलत है। रिजल्ट जो सही है वो है एम इज लेस देन इक्वल टू आर। ये वाला रिजल्ट सही है, ये वाला रिजल्ट सही है बेटा, ये वाला रिजल्ट गलत है। हाँ जी। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में से कितने लीप ईयर है कितने लीप ईयर नहीं है? तो इसकी एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। और वो ट्रिक पता है क्या है? वो ट्रिक ये है, तुम 29 फरवरी की जगह तुम 1 मार्च का दिन ले लो।
जैसे 1 मार्च 2004 को, अच्छा ये बताओ अगर 29 फरवरी को संडे है तो 29 फरवरी के बाद 1 तारीख आएगी, 1 मार्च का कौन सा दिन होगा? मंडे होगा। अगर 29 फरवरी 2004 को संडे है तो डेफिनेटली 1 मार्च को मंडे होगा। होगा। तो तुम 1 मार्च का ही दिन कैलकुलेट करो, 1 मार्च 2012 को कौन सा दिन है? बेटा कितने साल का अंतर है? 8 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 2004, 2008, 2012। जब तुम 2004 से चलना शुरू करोगे 12 की तरफ तो इसकी 29 फरवरी पहले ही निकल चुकी है, तो 2004 ऐसे लीप ईयर नहीं माना जाएगा। लेकिन तुम 1 मार्च तक पहुंचोगे तो 29 फरवरी पार करके पहुंचोगे। तो 8 और 2 10, 10 का मतलब 3, आगे जाने पर +3, मंडे +3, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो बेटा 1 मार्च 2012 को थर्सडे आ गया। और अगर 1 मार्च 2012 का थर्सडे है तो इससे ठीक एक दिन पहले 29 फरवरी का दिन क्या होगा? थर्सडे -1 वेंसडे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो वेंसडे आ जाएगा। हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो वेंसडे आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? वेंसडे आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारा वेंसडे आ जाएगा। हाँ जी। देख लो। तुम 28 फरवरी 28 फरवरी भी कर सकते थे। 28 फरवरी 2004 को क्या हो गया? संडे -1 सैटरडे। तो 28 फरवरी 2012 का दिन क्या होगा? कितने साल का अंतर है? 8 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 4, 8, 12। 2004 लीप ईयर है क्योंकि 28 फरवरी से आगे बढ़ोगे तो 29 फरवरी पार करोगे, लेकिन 12 की 29 फरवरी तक नहीं पहुंचे। 3, सैटरडे +3, संडे मंडे ट्यूसडे। तो 28 फरवरी का ट्यूसडे है, तो 29 फरवरी का क्या होगा? वेंसडे होगा, ट्यूसडे +1। तुम कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हो, तुम कैसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हो। हाँ जी। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि 29 फरवरी में कौन सा ईयर हमें एज्यूम करना है एज ए लीप ईयर, तो तुम डेट को आगे पीछे कर दो, या तो तुम आगे कर दो या दोनों डेट को तुम पीछे कर दो, या तो तुम आगे कर दो या दोनों डेट को पीछे कर दो, या तो तुम आगे कर दो या तुम दोनों डेट को पीछे कर दो। समझ रहे हो? सर इसमें इक्वल टू एन इक्वल एन ग्रेटर टू आर एंड पॉसिबिलिटी इक्वल एम लेस देन आर एन ग्रेटर, क्या बोले जा रहे हो? अरे सर इसमें m इक्वल टू n, m इक्वल टू n इक्वल एंड ग्रेटर देन टू r, इक्वल एंड ग्रेटर देन टू r, है ना? सेकंड पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल m, सेकंड पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल, सेकंड पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू m लेस देन n, m लेस देन n एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू r। और सर रिलेशन बताना में क्या लिख रहे हो यार? मैं तो कमेंट ही नहीं पढ़ पा रहा तुम्हारा, क्या कहना चाह रहे हो? आह, हम्म। बताओ और कोई डाउट? और कोई डाउट बताओ बेटा। हाँ जी, पूछो पूछो।
लिखो। हम्म। और कोई डाउट पूछो। कोऑर्डिनेट इक्वेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराते हैं? बोर्ड मास की ट्रिक से। बोर्ड मास में बेटा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक साथ करते हैं, और प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक साथ कर लो, प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो। बेटा अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो यहाँ पे 2004 कंसीडर होता, क्योंकि 29 फरवरी से चलोगे तो 29 फरवरी को तो पार करोगे, लेकिन 29 फरवरी तक पहुंचे हो तो 2012 कंसीडर नहीं होगा, 2004 कंसीडर होगा। 2012 कंसीडर नहीं होगा तो दो ही लीप ईयर कंसीडर होंगे। 8 और 2 10, 10 का मतलब 3 प्लस 3। डायरेक्ट भी कर सकते थे। हाँ जी। हाँ जी। देखो, वो जो आप पूछ रहे हो इसका मतलब क्या है? नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है। इसका मतलब होता है बड़ा नहीं है, इसका मतलब होता है या तो छोटा होगा या बराबर होगा। बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा है बराबर। अच्छा ये है बड़ा या बराबर नहीं है, ना तो बड़ा है ना बराबर है, इसका मतलब छोटा है। अच्छा छोटा नहीं है, छोटा नहीं है इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर। ना तो छोटा है ना बराबर है, ना तो छोटा ना बराबर, इसका मतलब होता है बड़ा। ना छोटा ना बराबर, इसका मतलब बड़ा। अच्छा बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है या तो बड़ा या छोटा। बराबर नहीं है, या तो बड़ा या छोटा। ये साइन थे बेटा, ये साइन थे। ठीक है। हाँ जी, ये वाले साइन थे, ये इनका मीनिंग था। और कोई डाउट? नॉट ग्रेटर देन, ईदर लेस देन और इक्वल। नॉट ग्रेटर और इक्वल ईदर, इसका मतलब है लेस देन। नॉट लेस देन इसका मतलब इधर ग्रेटर और इक्वल। नॉट लेस और इक्वल इसका मतलब ग्रेटर देन। और बराबर नहीं है इसका मतलब बड़ा या छोटा। बड़ा या छोटा। ब्लड रिलेशन में फोटो की ओर इशारा करने वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है सर, एक दो बेस्ट एग्जांपल बता दीजिए। अरे यार ब्लड रिलेशन में तुम वो अपने घर के ऊपर रिलेशन को एज्यूम करो। वो जो रिलेशंस हैं तुम अपने घर के ऊपर अपने ऊपर एज्यूम करो, तब आप वो क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से कर पाओगे। आप उन क्वेश्चंस को अपने ऊपर एज्यूम करो, अपने ऊपर। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, है ना, और ग्रेटर देन सी इज नॉट ग्रेटर देन डी, और लेस देन इक्वल टू ई। तो पहला कंक्लूजन है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। दूसरा है सी इज लेस देन इक्वल टू ई। तीसरा है सी इज लेस देन ई। इन तीनों में से कितने कंक्लूजन ठीक है? देखो बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है, और बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है। तो अगर मैं ए से सी की बात करूं तो बेटा छोटा बड़ा दोनों फैमिली के मेंबर, कंडीशन ब्लॉक।
और अगर मैं सी से ई की बात करूं, लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा, लेस देन की तो पॉसिबिलिटी होगी, बट ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, बट ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। कल तो छुट्टी है बेटा, कल वीकेंड का वार है, मतलब आज वीकेंड का वार है, कल तो सैटरडे परसों संडे, तो कल परसों तो छुट्टी है। अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी, अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी। ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो भैया आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे सीधा मंडे को। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और मंडे को एक बार क्लास चेक, टाइम चेक कर लेना, हो सकता है आपकी प्रीवियस टाइमिंग पे क्लास लगे 2:30 बजे। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।